हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम देखते हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, थ्योरम है हमारा। ये थ्योरम है किसके लिए है? सेंटर फॉर ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। प्राइम पावर ऑर्डर, प्राइम पावर का मतलब होता है अभाज्य घातांक। ठीक है, अभाज्य घातांक। अभाज्य का मतलब होता है ऐसा संख्या जो खुद से और एक से ही डिवाइड होता हो, वह संख्या होता है अभाज्य या प्राइम। ठीक है, और उस प्राइम के पावर में कुछ रहेगा, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो उस पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में किसका ऑर्डर रहेगा? ग्रुप का ऑर्डर रहेगा। तो यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर किस में रहेगा? प्राइम के पावर में रहेगा, तब हमारा सेंटर ऑफ जी किस टाइप से होगा उसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। हमारा जो थ्योरम है वो कहता है कि लेट जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n वेयर p इज प्राइम नंबर, वेयर p इज प्राइम नंबर and n is a positive integer, then center of G not equals to E। center of G not equals to E का मतलब होगा कि center of G में E के अलावा और भी मेंबर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ G का जो ऑर्डर है वो एक के अलावा एक से ज़्यादा भी होगा, एक ही नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होगा। ये जो क्वेश्चन, ये जो तरीका है ये बोलता है। इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसका कहने का मतलब होगा। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन ट्रिवियल या अतुच्छ सेंटर बोलेंगे, है ना, नॉन ट्रिवियल सेंटर ऑफ जी ऐसे कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको समझेंगे क्या कहता है। यदि जी कोटि p टू द पावर n का एक उपसमूह है, कोटि का मतलब ये होता है ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, है ना, मतलब उस ग्रुप में अवयव की संख्या कितनी है उसी को कोटि कहते हैं। और जहाँ p एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बताया, ऐसा संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तथा n क्या है? एक धन पूर्णांक है, तब समूह अवयव ही एक अतुच्छ केंद्र रखता है। तो जो समूह के जो अवयव होते हैं वो क्या रखता है? अतुच्छ केंद्र रखता है। अतुच्छ केंद्र मतलब मैं बोला कि अतुच्छ केंद्र का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ जी का जो मान होगा वो एक से ज्यादा, सेंटर ऑफ जी का मान जो होगा एक ही एलिमेंट से ज्यादा, है ना, मेंबर रखेंगे। अतुच्छ मतलब सेंटर ऑफ जी का मान, तुच्छ मतलब सेंटर ऑफ जी का मान ई हो जाता, केवल अकेला एक ही एलिमेंट होता। लेकिन अतुच्छ का मतलब होगा नॉन ट्रिवियल, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग एक से ज्यादा उसके पास क्या रहेगा? मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये होगा, या इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू ई। ई तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ई के अलावा बहुत सारे मेंबर उसमें रहेंगे, ई 1 2 3 और रहेगा। इसका ये जो एक ही कर्ली ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब होगा केवल एक ही ई होगा, ऐसा बोलूँगा। यदि इक्वल्स टू होता है तो केवल एक ही ई है, इसके कहने का मतलब होता है। लेकिन एक ई के अलावा भी और हो सकते हैं। ठीक है, ये कहना है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर मस्ट ऑलवेज हैव अ नॉन ट्रिवियल सेंटर। ठीक है, एक ग्रुप होगा किस टाइप से? अभाज्य घातांक कोटि का एक समूह होगा जो हमेशा अवश्य ही एक अतुच्छ केंद्र रखता है, मतलब सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल्स टू ई होगा। इसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, अब समझेंगे इसके प्रूफ कैसे करेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ जी को, इसको प्रूव करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कोई एक एलिमेंट लेंगे, ए बिलोंग्स टू जी ऐसे लेके चलेंगे। ए जो है वो ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं नॉर्मलाइजर की।
तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जिसको हम प्रसमान्यक कहते हैं, प्रसमान्यक जो होता है हमेशा एक जी का एक उपसमूह होता है या नॉर्मलाइजर होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है ऑलवेज इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, या उपसमूह होता है किसका, ग्रुप जी का। ठीक है, तो दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है भाई, सब ग्रुप ऑफ जी। अब यदि ये सब ग्रुप है तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम ये कहता है कि यदि ये सब ग्रुप है तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यही हमारा क्या कहता है, लैग्रेंज थ्योरम कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लैग्रेंज थ्योरम, बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या मिलेगा हमने को, किसी जो सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है कि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए है ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए डिवाइड p टू द पावर n। p टू द पावर n ही क्यों लिखा है उस पर ध्यान रखना। p टू द पावर n इसलिए लिखा है क्योंकि इस जो ग्रुप है ना उसका ऑर्डर कितना है, p टू द पावर n है, प्राइम पावर है ना, तो प्राइम पावर के रूप में है जहाँ n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे। दूसरी बात, हम अभी भी ध्यान देते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए की पावर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 टू द पावर 2 लिखता हूँ, सपोज 2 टू द पावर 2 लिखता हूँ, 2 इज अ प्राइम है ना, एंड 2 ये 2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है ये सोचिए आप। तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो एक तो डिवाइड कर सकता है 2 की पावर 1 और एक और डिवाइड कर सकता है खुद 2 की पावर 2। तो दो ही केस हो सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि 1 इज लेस देन 2 केस हो सकता है और 2 इज इक्वल्स टू 2 है ना, तो 2 इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा है ना, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा उसको ये मैं मान सकता हूँ कि ये जो है p टू द पावर n a होगा और n a होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे p टू द पावर n, इसी को मैं लिखूंगा p टू द पावर n a, यहाँ पे p टू द पावर n। अब इसका मतलब ये देखिए जैसे मैंने लिखा 1 भी होगा तो 2 जो है इसको डिवाइड कर सकता है 4 को, 2 पावर 2 करूंगा मतलब 4 जो 4 को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब होगा कि एन ए इज लेस देन और इक्वल n होगा, मतलब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। समझ में आया? तो p टू द पावर n a डिवाइडेड बाय p टू द पावर n, इसका मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से उसको डिवाइड करता है, इस लाइन का मतलब है ना। तो ये आपको मिल चुका है। ठीक, अब बताइए कि हमको यदि क्या होता है कि a जो है वो सेंटर ऑफ जी का मेंबर है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a जो है वो सेंटर ऑफ जी का मेंबर है। a कैसा मेंबर है ये अभी हमको नहीं पता, केवल e ही मेंबर है ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, a जो है वो सेंटर ऑफ जी का मेंबर है ये कह रहे हैं अभी। अब यदि ये सेंटर ऑफ जी का मेंबर है तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। अभी हमने इससे मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि यदि a बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी है तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी होता है। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा कि इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा तो इन दोनों को ऑर्डर को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे p टू द पावर n a इज इक्वल्स टू p टू द पावर n। इससे क्या पता चलेगा, ये जो भी है प्राइम के पावर में जब पावर ऐसा लिखा गया हो तो ये
पावर सेम हो। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, इसका पावर 3 बोल दूंगा, इसका पावर 4 बोल दूंगा, तो इक्वल तो होगा ही नहीं। तो आपको ये दोनों पावर इक्वल मिलेंगे तभी आप बोल सकते हैं कि ये जो है इक्वल है। तो A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G if and only if order of normalizer of A is equals to order of G, that is P to the power NA is equals to P to the power N and then NA is equals to N। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे यहाँ पे किसके बारे में कि ये तो लाइन हमने A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G के लिए लिखा है। अब हम जानते हैं कि क्लास इक्वेशन क्या होता है, क्या क्लास इक्वेशन के बारे में। तो क्लास इक्वेशन को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं क्लास इक्वेशन होता क्या है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्लास इक्वेशन, ठीक है भाई, क्लास इक्वेशन क्या होता है। क्लास इक्वेशन तो हमको ये पता है कि यहाँ पे रहता है हमारा क्या चीज, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, और इधर हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक और भी कर सकते हैं, समेशन लगाते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहता है कि ऑर्डर ऑफ जी इस टाइप से आपका मेंबर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये जो है डिपेंड करता है कि इसको 2 भागों में हम चेंज कर सकते हैं। इसी को 2 भागों में चेंज करते थे, तो कैसे भागों में चेंज करते थे कि ए बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए लिखेंगे, और इधर आप लिखेंगे तो इधर आप क्या लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी एंड देन ऑर्डर ऑफ जी, और अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, ये कैसा है। अब देखिए चूंकि ए बिलोंग्स टू यदि सेंटर ऑफ जी होता है तो एन ए इज इक्वल्स टू एन आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि समेशन एन ए इज इक्वल्स टू एन होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बोथ आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे तो समेशन ऑफ ए, अच्छा बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ए इज ग्रेटर एन ए इज लेस देन एन ए इज लेस देन एन हो, मतलब ये 2 किसी बन सकता है, एन ए या तो इक्वल हो सकता है या लेस देन होगा। तो इक्वलिटी पे ए बिलोंग करता है और अनइक्वलिटी जो होगा उस पर क्या करेगा, ये जो है लेस देन होगा और ये नॉट इक्वल होगा। तो इसका मान क्या है, तो इसका मान है p टू द पावर n, इसका मान है p टू द पावर n a, यही होगा। अब इसको चेक करेंगे तो ये जो मान है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो मान है हमारा, इसको हम लिखेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं जब ऐसा केस है तो। ठीक है, तो इस केस के हिसाब से ये आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा, और 1 मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, और यहाँ पे 1 मिला, प्लस यहाँ पे समेशन एन ए लेस देन एन, और इसको हम लिख सकते हैं पी ए और पावर में एन माइनस एन ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जी के जितने भी मेंबर हैं उसी का कलेक्शन है, ये जो है समेशन जो है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी है, और इधर ये क्या है, समेशन एन ए इज लेस देन एन पी टू द पावर एन माइनस एन ए, ये आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, इधर आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ जी है ना। अब इस ऑर्डर ऑफ जी को भी तो हम जानते हैं क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी का जो मान होता है p टू द पावर n होता है। ठीक है भाई, अब p टू द पावर n हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है वैल्यू जो है। अब ये इस मान पे हमको और एनालिसिस करनी है, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो अब हम इसी को हमको चाहिए है ना,
सबसे पहली बात हम जानते हैं कि p इज डिवाइडेड बाय p टू द पावर n। जो p होता है वो p टू द पावर n को ऑलवेज डिवाइड करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये 1 पावर है और ये जो है n का मान पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए इसको डिवाइड करेगा, फिक्स है। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि p टू द पावर n माइनस एन ए को भी p जो है वो डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि n जो है वो na से ग्रेटर देन है। अब सोचिए, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इंटीजर में कौन कौन से मेंबर होंगे? तो 1 2 3 ऐसे मेंबर होंगे। यदि मैं किसी भी दो इंटीजर को लेके चलता हूँ जो एक बड़ा हो एक छोटा हो, जैसे मैं लिखा 2 और 1 को ही ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और 1, तो ये p जो है ना वो p के पावर 1 को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि p के पावर 1 तो ये भी है, तो ऑलवेज ये क्या करेगा? अब 2 आ गया तो ऑलवेज डिवाइड करेगा, 3 आ गया पावर में तो भी डिवाइड करेगा। तो इन जनरल कि p जो होगा वो इन दोनों को डिवाइड करके रखेगा, ठीक। अब इस इक्वेशन में आपको काम करना क्या है कि ये जो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g है उसका मान निकाल लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g जो है ना उसका जब मान निकालेंगे तो ये p टू द पावर n लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और समेशन, इस समेशन को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस में na इज लेस देन n और p टू द पावर n माइनस na ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यदि ये p जो है p टू द पावर n माइनस na को डिवाइड करता है तो उस समेशन वाले को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे कि p एंड देन p टू द पावर n और p डिवाइड करेगा समेशन ऑफ p टू द पावर n माइनस na वेयर n इज ग्रेटर देन na, ठीक है। तो ये वैल्यू को डिवाइड करके रखेगा भाई, ठीक है। अब देखिए ये p जो है p टू द पावर n को भी डिवाइड कर रहा है और ये p जो है समेशन ऑफ p टू द पावर n माइनस na को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये प्राइम है तो इसलिए दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो दोनों के डिफरेंस निकालिए और दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करिए। चलिए देखते हैं, तो ये दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा। चलिए लिखते हैं हम लोग, तो p डिवाइड p टू द पावर n माइनस समेशन n, है ना, समेशन n इज na इज लेस देन n और यहाँ पे आप लिखेंगे p टू द पावर n माइनस a, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे na इज लेस देन n, ठीक है। इसको डिवाइड करेगा। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन जो है वो सेम है इसी के जैसा, इसका मतलब होगा कि p इज डिवाइडेड बाय, है ना, क्या होगा? p जो है डिवाइड करता है किसको? ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g को, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g को। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो, प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है कि वह एक से बड़ा होगा और वह खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, तो हमेशा p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये चीज फिक्स है ना। अब p जो है 1 से बड़ा है और p जो है वो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g को डिवाइड करता है, इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g भी 1 से हमेशा बड़ा होगा, और हमेशा 1 से बड़ा होना का मतलब ही होगा कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g में 1 से ज़्यादा मेंबर रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g में कितने मेंबर रहेंगे? 1 से ज़्यादा मेंबर रहेंगे, और 1 से ज़्यादा मेंबर रहने का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g में, है ना, 1 से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, और एलिमेंट 1 से ज़्यादा एलिमेंट है तो इसका मतलब होगा ये सिंगलटन तो नहीं होगा, एक ही अकेला तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, तो नॉट इक्वल टू ई लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ g इज नॉट इक्वल टू ई बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेनली प्रूव करना था कि सेंटर ऑफ g, है ना, सेंटर ऑफ g इज नॉन ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल या फिर अतुच्छ
अतुच्छ केंद्र रखता है, ये चीज आपको प्रूव करना था विशेष रूप से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। और ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार रविशंकर यूनिवर्सिटी में, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, है ना, और एमएससी में और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, जो रविशंकर का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे इस बुक में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको वैसी ही तैयारी करना है जिस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँ, तो आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप पकड़ बना लेंगे। ठीक है, तो समझेंगे इसमें मेरे लिए हमको एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या बोला गया था, हमको क्या निकालना था। ठीक है, सबसे पहले बोला गया था कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो p टू द पावर n के फॉर्म में है, और हमको प्रूव करना था कि सेंटर ऑफ G होगा उसमें एक से ज़्यादा मेंबर होगा, यही प्रूव करना था। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्मलाइजर का यूज़ किया, और नॉर्मलाइजर जो होता है सब ग्रुप होता है, तो हमेशा सेंटर ऑफ G के मेंबर को बिलोंग करेगा, डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ G इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, मतलब जो लैग्रेंज थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि किसी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो नॉर्मलाइजर जो है हमेशा वो डिवाइड करेगा, तो नॉर्मलाइजर जो होगा वो भी p के पावर में ही रहेगा। तो p के पावर के फॉर्म में बनाया, और p के पावर फॉर्म में बनाने के बाद वहाँ पे पावर में आपको काम किया, यहाँ पे पावर में हमने ये काम किया कि na पावर लगाया और एक में n पावर लगाया। na पावर इज ऑलवेज लेस देन n लिखा, और उसके लेस देन और इक्वल n लिखा। इक्वलिटी कब आएगा, जब नॉर्मलाइजर ऑफ na और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ G जो है ऑलवेज इक्वल हो जाते हैं, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे, अर्थात a बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G हो जाएगा, तभी ये संभव है। और बिलोंग्स टू नहीं रहेगा तो उस केस में na इज लेस देन n होगा। ठीक, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने किया है किस प्रॉपर्टी का यूज, क्लास इक्वेशन का, और उस क्लास इक्वेशन के हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार